नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे हैं सीटेट के लिए एनसीईआरटी सीरीज। अगर आप सीटेट, एचटेट या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और इसी तरह की एनसीईआरटी बुक और प्रैक्टिस सेट को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये एनसीईआरटी की बुक क्लास नंबर 8 की हिस्ट्री की चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 व्यापार से साम्राज्य तक, यानी कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली शासक यानी बादशाह थे, हमने पढ़ा था। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। ठीक है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि सबसे पहले अंग्रेज यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे पूरे भारत पर उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। ठीक है, तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन इस विशाल साम्राज्य के स्वामी वो बन बैठे। इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ। ठीक है, यानी इस चैप्टर में आपको यही देखना है कि वह किस तरीके से पूरे भारत पे उन्होंने कब्जा कर लिया धीरे धीरे। ठीक है, चलिए ये चित्र देख रहे हैं। चित्र में आपको क्या बताया कि कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी, यानी औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटे को जफर के सामने ही मार डाला गया। चित्र में देख रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आए और धीरे धीरे पूरे भारत पर उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। ठीक है, तो ये बात होती है 1600 ईस्वी की, यानी कि पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। पूर्व का मतलब कि हमारा जो देश है ये पूरब में है। ठीक है, ये चित्र देख रहे हैं, ये भारत का मैप है, ये भारत पूरब में है। ठीक है, अब ये इंग्लैंड आपका है, तो अगर भारत से बात करते हैं तो इंग्लैंड ये पश्चिम है, इसलिए हम कभी कभी पश्चिमीकरण की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन इंग्लैंड से भारत कहाँ पर, ये पूर्व दिशा में है, इसलिए जितनी भी कंपनियाँ भारत में आई सबका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी ही है। ठीक है, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। देखिए, अब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा। देखिए, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि चार्टर या इजाज़तनामा का मतलब क्या होता है। यानी कि जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड की थी ये वहाँ से आई, तो वहाँ की जो महारानी से एलिजाबेथ से परमिशन लेकर आई कि भैया हम पूर्व की तरफ व्यापार करने जा रहे हैं और यहाँ से कोई और भी कंपनी वहाँ पर नहीं जाएगी। लेकिन और देशों को नहीं रोक सकते हैं, बाकी और देश वाले भी तो आ सकते हैं यूरोप के। यही भी हुआ। फिर क्या हुआ, जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती, कंपटीशन नहीं कर सकती है। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती है, वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। ठीक है, यही है। आगे देखिए, कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा को कोई भय नहीं था। देखो, कंपनी को यह था कि अब इंग्लैंड से कोई दूसरी कंपनी जाएगी नहीं। ठीक है, तो उसे भय नहीं था कि हमें कंपटीशन करना पड़ेगा। ठीक है, उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके आस पड़ोस में कोई एक दुकान हो तो वो जैसा भी सामान बेचेगा प्रॉफिट उसको ही होगा, कोई कॉम्पिटिटर उसका नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसके बगल में कोई एक दुकान और खुल जाएगा
तो उसको समस्या होने लग जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं वाणिज्यिक का मतलब क्या होता है। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदकर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है, उसे हम वाणिज्यिक कहते हैं, ज़्यादा ज़्यादा लाभ के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से रोक नहीं सकती थी। देखिए, अंग्रेज से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इंग्लैंड से परमिशन लेकर व्यापार करने के लिए आई, लेकिन जो दूसरे देश है जैसे फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, इनको तो कंपनी नहीं रोक सकती, वहाँ से लोग व्यापार करने के लिए आ ही सकते हैं। ठीक है, जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। यानी कि जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ से भारत पहुँची थी, तब तक उसके पहले ही क्या है, जो पुर्तगाल के लोग थे उन्होंने क्या है, भारत ही पहुँच गए। ठीक है, वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डिगामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया। ठीक है, देखिए आपके क्वेश्चन में पूछता रहता है कि भारत की खोज किसने किया, यानी कि भारत खो नहीं गया था, भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता लगाया था। कौन? पुर्तगाल के जो यात्री था वास्को डिगामा, 1498 में इन्होंने पहली बार भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। ठीक है, यानी आप देख सकते हैं ये मैप आपका है। ठीक है, ये मैप आपका है। फिर क्या है, ये जब तक यहाँ से इंग्लैंड वाले आते हैं तब तक यहाँ से पुर्तगाली क्या ये अफ्रीका के रास्ते होते हुए केप ऑफ गुड तक यहाँ तक पहुँचे थे वास्को डिगामा अपनी टीम को लेकर। तो इसके आगे का रास्ता इसको नहीं पता था, लेकिन इसके आगे का रास्ता उसको किसने बताया था? गुजरात का एक नाविक था अब्दुल मजीद, उन्होंने क्या है भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग का बताया था। फिर इसके इन्होंने क्या किया था, तो फिर उसकी मदद से वास्को डिगामा पहुंचा था वहाँ पर, केरल के कालीकट तट पे पहुंचा था। जब वास्को डिगामा वहाँ पहुंचा तो वहाँ का शासक जमुनी था, उन्होंने बहुत ही उसका स्वागत किया था। और कहा जाता है कि पूरी यात्रा में जितना खर्च हुआ था और उसने लगभग वहाँ से काली मिर्च और मसाले लेके गया था वास्को डिगामा, यानी कि जितना भी सामान खरीदा था उसका लगभग उसको 60 गुना मुनाफा हुआ। यानी कि यूरोप में आप समझ सकते हैं कि कितनी, यानी कि इस मसाले की डिमांड थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक ही जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थीं। यूरोप के बाजार में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बड़ी प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दें। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ भी शुरू कर दी। ठीक है, 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता कोई सी एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के जहाज डुबो देती, रास्ते में रुकावट खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती। यानी कि देखो, अगर आपको बढ़ना है तो आप दूसरे को क्या है उसके सामान को बर्बाद कर सकते हैं, जब रहेगा नहीं तो वो बेचेगा नहीं। ठीक है, यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए ही सुरक्षित रखा जाता था। ठीक है, अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। अब आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। तो पहले इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। देखिए, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पर स्थापित हुई थी। तो 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। ठीक है, हुगली कहाँ? कोलकाता में, यानी पश्चिम बंगाल में है। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। अब देखिए, यहाँ पर पूछा जाता था कि व्यापारियों को क्या कहते थे, तो व्यापारियों को फैक्टर कहते थे। ये आप नोट कर लेंगे। ठीक है,
इस फैक्टर में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। वेयर हाउस समझ सकते हैं कि जैसे गोदाम की तरह था। यहीं से उनके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फलता, कंपनी के सौदागरों और व्यापारियों को फैक्टर के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली, यानी कि घूस देकर, रिश्वत देकर 3 गांवों की रियासतें उन्होंने खरीद लिया। ठीक है, इनमें से एक गांव कालिकाता था जो बाद में कलकत्ता बन गया। देखिए कालिकाता कलकत्ता का ही नाम है, अब इसे कोलकाता भी कहा जाता है। आप जानते हैं, अब इसका नाम कोलकाता पड़ गया है। अब आगे देखेंगे, कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। देखिए अब इतने वो चालाक थे कि धीरे धीरे क्या सारे परमिशन लेते हैं। फरमान मतलब होता है एक शाही आदेश, यानी आपको आदेश अगर जारी कर दिया गया तो आपको बिना शुल्क दिए ही व्यापार करने की छूट मिल जाती है। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें यानी कि छूट हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली का बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों ना करते हैं। ठीक है, अब देखिए छूट जो मिली थी केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी काम करने वाले अधिकारी थे, ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि अपने पर्सनल व्यापार के लिए भी जो सामान ले जाते थे उस पर भी उन्होंने टैक्स देना बंद कर दिया। ठीक है, तो जब सभी लोग क्या है फ्री में सामान खरीदेंगे, टैक्स नहीं देंगे, तो बंगाल में जो वसूली था वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये देख सकते हैं कि भाई मद्रास के जहाज़ों से सामान लाती जो अस्थायी नौकाएं थी, विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया चित्र। अब कभी नाम पूछे कि विलियम सिम्पसन कौन था, तो आप शासक मत लिखिएगा, चित्रकार था। ठीक है, अब देखिए व्यापार से युद्धों तक। ठीक है, 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। देखिए आपको इस सीरियल भी आपको धीरे धीरे नोट करते चलना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि बंगाल के नवाबों का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे मुर्शिद कुली खान था, फिर इसके बाद अलीवर्दी खान, फिर उसके बाद सिराजुद्दौला क्या बंगाल का नवाब बना। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे कहीं पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलाबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे लड़ाई शुरू हो गई है। ठीक है, अब देखिए कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। ठीक है, व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी भी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के युद्ध के रूप में हुई। देखिए जब टकराव बढ़ता गया तो लास्ट में प्लासी का युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे हम प्लासी का युद्ध। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। ठीक है, कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। ठीक है,
कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इसके बाद क्या हुआ आप देखेंगे। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का भी रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में जो तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे आपकी कठपुतली का मतलब ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि एक खिलौना होता है जिससे आप धागे के सहारे से क्या है अपने हिसाब से जिधर ले जाना चाहते हैं ना चाहते हैं वो करता है। जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है उसे भी मजाक में अक्सर क्या है कठपुतली कहा जाता है। नहीं कहता कि ये उनकी हाथों की कठपुतली बन गए हैं। अब इस चित्र में आप देखेंगे कि याद रहा कि महान्यायालय कच्छ ईस्ट इंडिया हाउस लेडन हॉल स्ट्रीट ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रॉपराइटर्स की लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठकें होती थी। यह ऐसी ही एक सभा का चित्र दिखाया गया यहाँ पर है। ठीक है, आगे देखिए। अब क्या था, जब रॉबर्ट क्लाइव चला वहाँ थे तो इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापति में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारी भी थी। अब देखिए, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि सिराजुद्दौला का साथ किसने नहीं दिया या किसने विश्वासघात किया, तो इसमें उसका जो सेनापति था, ठीक है, मीर जाफर, उसने। ठीक है, मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। देखिए, पेपर में पूछा जा सकता है कि सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि मीर जाफर की टुकड़ियों ने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। इसको आप देखेंगे। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया ताकि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। ठीक है, ये सब लालच में ऐसे ही करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। ठीक है, प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। अब देखिए, ये नवाबों का क्रम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब जो नवाब बना है मीर जाफर बना है सिराजुद्दौला के बाद। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। ठीक है, जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपने प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। ठीक है, तो फिर कंपनी क्या करती भाई, मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे भी हटाकर क्या मीर कासिम को नवाब बना दिया। ठीक है, अब देखिए, मीर जाफर के बाद कौन सा नवाब बना, मीर कासिम बन गया। ठीक है, जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो उसके साथ क्या कंपनी ने बक्सर की लड़ाई कर दी 1764 में। ठीक है, तो उसको भी बक्सर की लड़ाई में कंपनी ने हराया तो उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया। ठीक है, और मीर जाफर को फिर से बना दिया गया। देखिए, मीर जाफर बना, सिराजुद्दौला के बाद नवाब, फिर मीर कासिम बना, फिर मीर कासिम के बाद फिर मीर जाफर को दोबारा बनाया गया। ठीक है, अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थथी। ठीक है, यानी कंपनी की जरूरतें बहुत सारी थी। अब कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया, अब
हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। ठीक है। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। देखिए अब सम्राट ने मजबूरी में क्या, कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया, यानी कि अब वो बंगाल से क्या कर सकता है, राजस्व वसूल सकता है। ठीक है। दिवाली मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों का पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या भी हल हो गई। अब 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में ही खरीदना पड़ता था। यानी कि भारत से वो कुछ भी खरीदता था, उसके बदले में भारत से लाए गए सोने चांदी देना पड़ता था। इसकी वजह से उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब वो क्या करते थे, यहीं पर सामान खरीदते थे, यहीं से राजस्व वसूलते थे, यानी टैक्स लेते थे और यहीं पर वो क्या करते थे, सामान की कीमत देते हैं। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ता में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत भी उठा सकती थी। अब कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। ठीक है। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को तो निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। यानी आप देख सकते हैं कि 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास यानी कि अब चेन्नई है आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी। ठीक है। 1767 में जब वह दो बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत कितनी थी, आप देख सकते हैं कि उसकी जो दौलत थी कितनी हो गई थी, 4,01,101 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर ने अपने दूसरे कार्यालय में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। कौन? रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाइयों के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीर और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर उठने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। ठीक है। कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। ठीक है। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा,
इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था। क्यों? क्योंकि उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेल्जली गवर्नर जनरल था, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए थे। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब सिराजुद्दौला, टिली कैटल द्वारा बनाया गया चित्र था ये। बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब सिराजुद्दौला के ज़्यादातर अधिकार छीन लिए गए, लेकिन यहाँ वह रेजिडेंट के सामने अपनी चीर परिचित शाही शान शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं एक निषेधाज्ञा मतलब क्या होता है, निर्देश, अधीनस्थता मतलब होता है दब्बूपन। इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। टीपू सुल्तान, जिसको शेर ए मैसूर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं शेर ए मैसूर, देखते हैं। जब कंपनी को अपनी राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझ ही जा सकती है। मैसूर यानी कि जो चेन्नई का है क्षेत्र। हैदर अली शासनकाल था 1761 से 1782 तक और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, इनका शासनकाल था 1782 से 1799 तक। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कार्नवालिस के सामने पेश किया जाता है। डेनियल आर्म द्वारा ये चित्र बनाया गया था। कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था, लेकिन 1782 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौज ने हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी थी। इस संधि के तहत उनके दो बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ब्रिटिश चित्रकार को ऐसे दृश्य की तस्वीर बनाने में मजा आता था जिनमें अंग्रेजों की सत्ता की विजय दिखाई देती हो। ठीक है, अब देखिए सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत ही महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। एक पहली हुई थी 1767 से 1769, दूसरा है 1780 से 84, 1790 से 92 और लास्ट में क्या 1799। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राज्यकाल पुराने वाडिया राजवंश के हाथ में सौंप दिया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पर देखेंगे टीपू सुल्तान ने एक खिलौना बनाया था। ठीक है, तो यह टीपू के एक विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है जिसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज़ें आती थी। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा है। ठीक है, पेपर में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। 4 मई 1799 को जब राजधानी
को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौने को अपने साथ भी ले गए थे। ठीक है, अब मराठों की बात देखते हैं। मराठों से लड़ाई। 18वीं सदी की आखिरी से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का जो मराठा का सपना था वो चूर हो गया था। ठीक है, उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा यानी पेशवा मतलब सर्वोच्च मंत्री हो गया। ठीक है, ये सभी आप नोट करते रहिए। सर्वोच्च मंत्री यानी प्रधानमंत्री भी कहा जाता है के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी यानी कि राज्यमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ। आपसे पूछा जा सकता है कि सालबाई की संधि कब हुई थी, तो 1782 में हुई थी। ठीक है, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1803 से 1805 में। ठीक है, कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। ठीक है, अंततः क्या हुआ कि 1817 और 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। ठीक है, अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। यहाँ पर कन्फेडरेसी का अर्थ होता है गठबंधन। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे आप क्या है सर्वोच्चता का दावा। ठीक है, उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग कहिए जो भी, लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 तक इन्होंने गवर्नर जनरल के पद पर रहा। ठीक है, इनके नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही। ठीक है, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर मतलब कर्नाटक में है, ठीक है, के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया। ठीक है, तो वहां की जो रानी है, रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठाया। अब देखिए रानी चेन्नम्मा कहाँ की शासक थी, आपसे पूछा जाता है पेपर में। ये कित्तूर की थी, कित्तूर कर्नाटक में, चाहे कर्नाटक हो या कित्तूर हो, तो रानी चेन्नम्मा के बारे में आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, रानी चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। अब देखिए आपसे पेपर में यह भी पूछा जा सकता है कि रानी चेन्नम्मा की मृत्यु के बाद वहां की बागडोर किसने संभाला, तो वहां पर स्थित संगोली के एक चौकीदार ने संभाला जिसका नाम था रायन्ना। तो ये भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में भी आगे देखेंगे। ठीक है, अब 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध में भी कब्जे में आ गया।
1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने क्या पंजाब को भी अधिग्रहण कर लिया। ठीक है, अब देखिए पेपर में क्वेश्चन यहाँ से पूछता है विलय की नीति। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विलय की नीति, व्यवगत की नीति, राज्य हड़प की नीति, सब इसका नाम है। ठीक है, अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति बनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुत्र वारिस नहीं है तो उसकी रियासत क्या है, कंपनी हड़प कर लेगी। यानी कि अगर कोई राजा है, अगर उसके कोई पुत्र नहीं होता है तो उसकी जो राज्य को क्या है, कंपनी अपने राज्य में मिला लेगी। ठीक है, यहाँ दिया कि कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत क्या है, हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। ठीक है, इसी सिद्धांत पर आधारित क्या था, एक के बाद एक कई रियासतों को उन्होंने अपने अंडर में कर लिया था। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है, सतारा को उन्होंने 1848 में मिलाया, संबलपुर को 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में, झांसी को 1854 में। ठीक है, अंग्रेजों के हाथ में चली गई सारी चीज, लेकिन आखिरकार अंत में उन्होंने 1856 में कंपनी ने अवध को अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक है, और इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया था। उन्होंने कहा कि अवध की जनता को नवाब की कुशासन से आज़ादी कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। और कंपनी ने आरोप लगाया अवध पर कि अवध का जो शासन है वो सही प्रकार से नहीं चल रहा है। ठीक है, यानी इस पे कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक है, अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में भी शामिल हुए थे। ठीक है, आप यहाँ इस चीज़ को पढ़ लेंगे, पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीटेट के पेपर में अक्सर ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब ये चित्र में आप देखेंगे। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश के क्षेत्र के अधीन, ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र था, आज जो क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं था सब चित्र दिया गया है यहाँ पर। नए शासन की स्थापना, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 तक उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वारेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बंबई। हर एक का शासन गवर्नर जनरल के पास होता था। ठीक है, सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए, न्याय के क्षेत्र में उनके सुधार खासतौर से उल्लेखनीय हैं। ठीक है, 1772 में आप देखेंगे क्या, 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। अब यहाँ पर देखेंगे क्या, दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे और फौजदारी अदालत अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी। देखिए पेपर में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि फौजदारी अदालत में किसके नियंत्रण में थी, तो यहाँ पर जो काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी है। ठीक है, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में ही काम करते थे। अब यहाँ पर आपको है कि काजी और मुफ्ती का मतलब क्या होता है, इसको आप जानेंगे। काजी मतलब होता है एक न्यायाधीश है, मुफ्ती मतलब मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर क्या है, फैसले सुनाता है। ठीक है, अब यहाँ महाभियोग का मतलब भी दिया है। जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार चरण का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी संसद का ऊपरी सदन है में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा भी मुकदमा चलता है, इसे महाभियोग कहा जाता है। यानी चित्र में देखेंगे कि जब वारेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था और 7 साल
7 साल तक चला। देखिए पेपर में क्या पूछा जा सकता है कि किसके खिलाफ महाभियोग चलाया गया था, तो ये वारेन हेस्टिंग के खिलाफ चलाया गया था। फिर पूछेगा कि वारेन हेस्टिंग पर सही प्रकार से शासन न चलाने का आरोप किसने लगाया था, तो एडमंड बर्किन ने लगाया था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। ठीक है, एल बी हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अब देखिए जो संकलन तैयार किया गया था उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, हॉलहेड ने किया था। हॉलहेड ने इसको भी आपको क्या नोट होना चाहिए। ठीक है, 1748 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। ठीक है, अब पेपर में आपसे क्या पूछता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। ठीक है, भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगों की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। ठीक है, उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का न्याय केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया, यानी उसे समाप्त कर दिया। कंपनी की फौज, कंपनी के साथ भारत में शासन और व्यवस्था के सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में ही थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, ठीक है, घुड़सवार सवार का मतलब जो घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित जो होते थे, और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, यानी कि जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है। ठीक है, यानी अंग्रेज सिपाही को क्या कहते थे, सिपाही कहते थे। ठीक है, यानी आर्मी कहते थे, सिपाही आर्मी कहते थे। ठीक है, आगे देखेंगे 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट मतलब क्या होता है कि जो तोड़ने वाली बंदूक होती है उसको कहते हैं। ठीक है, और मैचलॉक मतलब क्या, मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। तो यहाँ शब्दों का अर्थ देखेंगे आप। धर्मशास्त्र का मतलब होता है संस्कृत की ऐसी कृतियाँ जिनमें सामाजिक तौर तरीकों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती थी। ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष पहले लिखे गए थे। सवार मतलब होता है जो घुड़सवार। मस्केट मतलब क्या होता है कि पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक होती थी। ठीक है, मैचलॉक का मतलब क्या होता है, शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। ठीक है, 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन? इस बात के एहसास में जो बदलाव आए थे उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की दुनिया की झलक दिखाती है। इस विद्रोह के बारे में हम अध्याय 5 में पढ़ेंगे। ठीक है, और लास्ट में निष्कर्ष क्या निकलता है इसको देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीकी
के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6-8 माह का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश आने लगे। ठीक है, 1757 तक का भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यावहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। तो इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया और थोड़े बहुत जो फैक्ट थे साइड वाले इसको भी आप देख लेते हैं। ठीक है, ये चित्र को आप देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो महाभियोग चला गया था वारेन हेस्टिंग्स पे, तो ये एडमंड बर्के के ये उत्तेजनापूर्ण भाषण था। इसको जरूर आप पढ़ लेंगे, पढ़ेंगे नहीं, अब आप इसको देख लीजिए। ठीक है, ये है लिखा हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर टीपू सुल्तान की कहानी को आप पढ़ लेंगे। राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से ही बनती है। प्रचलित किस्सों में उनकी हालत का खूब यशगान किया जाता है। ठीक है, 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। वहाँ पर एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार दिया। इसी के बाद से उन्हें शेर मैसूर कहा जाने लगा और उनके राष्ट्रीय झंडे पर भी शेर की तस्वीर छपी हुई है। ठीक है, देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि टीपू सुल्तान को शेर मैसूर क्यों कहते हैं, तो उन्होंने इस शेर को निहत्थे मारा था इसलिए। ठीक है, और उनके राष्ट्रीय झंडे पर ही शेर की तस्वीर भी लगी हुई है। ठीक है, कभी कभी पूछा जा सकता है कि स्कॉटलैंड के जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल, ये स्कॉटलैंड के थे, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, ये चीज़ आप पढ़ लेंगे आप इसको। अब यहाँ पर देखेंगे आप क्या है, इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट, ये क्या है विदेश मंत्री थे। ठीक है, को इन्होंने 7 जनवरी 1759 को कलकत्ता से ये चिट्ठी लिखा था। ठीक है, लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ कि इन सम्मिलित रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज़ है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। आपसे पूछा जाता है कि भाई प्लासी का नाम क्यों पड़ा है। ठीक है, दरअसल असली नाम पलासी था जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़ कर प्लासी कर दिया। इस जगह को पलासी यहाँ पाए जाने वाले पलास के फूलों के कारण कहा जाता है। पलास के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है जिसका होली पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब देखो इसको आप पढ़ लेंगे, ये पेपर में पूछा जाता है कि पलास के फूल से क्या बनाया जाता है। ठीक है, गुलाल बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह के नोट्स और प्रैक्टिस सेट को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।